तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से शुरू करके एकदम मॉडर्न तक लेके आऊंगा। ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास वैसे तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना से शुरू होता है। 1190 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस दिन दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर लिया था, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है इस्लाम के उदय के साथ। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, अपन शुरू करेंगे इस्लाम के इतिहास। ठीक है, शुरू करते हैं इस्लाम का अभ्युदय। इस्लाम का देखो, आज का वर्तमान जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब में हुए पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना, बाद में लिखे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 571 ईस्वी में और मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। इस समय सऊदी अरब में छोटे छोटे अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ रहे थे तो इनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये एक धर्म लेके आए, जिसको एकेश्वरवादी या मोनिस्टिक रिलीजन कहते हैं, जिसमें इस्लाम में सिर्फ एक है अल्लाह, अल्लाह के अलावा बाकी और कोई नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, तात्कालीन जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वो धर्म को प्रभावित करती है, कोई भी धर्म उससे बाहर नहीं होता। ठीक है, तो छोटे छोटे कबीले लड़ रहे थे, इन्होंने एकता के सूत्र में बांधा और वो कबीले इतने जोश में आ गए कि उन्होंने 100 साल के भीतर, मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के 100 साल के भीतर, इधर तो यूरोप के किनारे तक पहुंच गए और इधर पहुंच गए भारत तक। ठीक है, समझते जाना। जैसे ये क्या हुआ, ये समझो, ये हो गया अपना अफ्रीका, ये इधर बिखरा हुआ यूरोप, ये यूरेशिया, ये मिडल एशिया, ये हो गया अपना अरब प्रायद्वीप। यही तो है सऊदी अरब, ये अरब प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, ये अफ्रीकी हॉर्न हो गया। यहाँ फिर आगे आ जाएगा अरब प्रायद्वीप में, आगे बढ़ोगे तो पहले आएगा इराक, फिर ईरान, फिर पाकिस्तान, और ये यहाँ आ गया भारत अपना। क्या मैंने बड़ा बनाया है? इतना बड़ा है नहीं, समझते जाना। ये फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ 571 ईस्वी में। छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे। मोहम्मद साहब ने एकता के सूत्र में पिरो दिया और पूरी दुनिया में कहा इस्लाम का प्रचार करो। इस्लाम का प्रचार करने के लिए इन्होंने 712 ईस्वी में यहाँ आके अपना, हिंद है पाकिस्तान वाला, यहाँ 712 ईस्वी में ये पहुंच गए। 712 ईस्वी। कौन था सिंध का ब्राह्मण राजा? ताहिर। और इधर पहुंच गए यूरोप के किनारे तक, मतलब सिर्फ 100 साल में, क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों में जोश ज्यादा होता है। अब जो पहला चैप्टर है वो है भारत पर अरब आक्रमण। और मध्यकाल में कुतुबुद्दीन और ऐबक और ये लोग कौन थे? जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन, फिर सैयद, फिर जो आगे जो डायनेस्टी आएगी, पहले ममलूक आएंगे, ममलूक के बाद में खिलजी आएंगे, सैयद तुगलक लोदी, ये लोग कौन थे? ये तुर्क थे। तो ये अरब और तुर्कों में क्या क्या फर्क हुआ ये समझना नोट करके। देखो इधर, जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई ना, तो चीज पर विवाद हो गया कि अगला खलीफा कौन हो। ठीक है, खलीफा आज भी होता है इस्लाम में, देखते जाना। खलीफा के लिए विवाद हुआ तो मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा की 4 परंपराएं आई। पहले व्यक्ति बने, इनके ससुर थे अबू बकर, अबू बकर, फिर उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो जो सुन्नी है वो तो अबू बकर, उमर, उस्मान को मानते हैं। इधर देखो, और जो शिया है, शिया कहाँ कहाँ है वर्तमान में? एक तो ईरान में और थोड़े बहुत इराक में, बाकी सुन्नी बहुल है। जो शिया है वो शुरुआत मानते हैं अपनी अली से। ठीक है, और इस खिलाफत परंपरा को कहते हैं रशीदुद्दीन खलीफा। मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर किसके हाथ में आ गई?
खलीफा के हाथ में आ गई। ये रहे पहले, ठीक है, लगभग 632 से 677 तक। 677 से 750 तक आ गई उमैयद के पास, उमैयद खलीफा आ गए। ये ईरानी थे उमैयद वाले, ठीक है। और फिर अब्बासी खलीफा आ गए जिनकी इराक में राजधानी थी। इनका टाइम था 750 से लेकर 1517 तक, ठीक है। ये 632 से 71, ये 671 से 750, ये और बाद में आ गए ओटोमन खलीफा, ओटोमन वाले खलीफा, या तुर्कियों के पास चली गई खिलाफत। ये कब से कब रहे? 1517 से लेकर 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। तो इस्लाम की सिंपल सी बात है, पहले सत्ता सऊदी अरब वालों के हाथ में थी शुरुआत में। तो भारत पे जो शुरुआती आक्रमण हुए वो अरबों के हुए। बाद में जब वो सत्ता तुर्कियों के हाथ में चली गई तो भारत पे तुर्क आक्रमण हो गए। समझ गए सिंपल सी बात। ये 4 खिलाफत है, आपको एग्जाम में कोई से नहीं पूछेगा, पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, वो किस लिए चल रहा था? हम्म वो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुर्की में इस खलीफा को हटा रही थी, इसलिए चल रहा है। आधुनिक भारत तक जाएगा। 2014 में एक आईएस नाम से आतंकी संगठन आया था, वो क्या कर रहा था? अबू बकर बगदादी को वो क्या बना रहा था? वो इस्लाम का नया खलीफा बना रहा था। तो खलीफा वो होता है जो मुस्लिम जगत का प्रधान होता है, समझ गए। इसलिए शुरुआत में इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ। इस्लाम की सत्ता किसके हाथ में थी? अरबों के हाथ में थी भाई। तो इसलिए भारत पे पहले आक्रमण अरबों के और बाद वाले तुर्कों के, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ गए इतना? भारत पर अरब आक्रमण। इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम का जन्म हुआ। तो इस्लाम की सत्ता किसके हाथ में, बागडोर किसके हाथ में? सऊदी अरब में। तो अरब रहेंगे अरबों के हाथ में। अरबों में कौन आक्रमण करेगा भारत पर सबसे पहले? देखो तुम्हें भारत के क्या हालात। ये हुआ अपना भारत, छोटा। अब ये यहाँ सिंध है, पाकिस्तान का सिंध है। ये वाला एरिया नीचे वाला सिंध है, अपनी जैसलमेर बाड़मेर की और गुजरात की बॉर्डर सिंध से लगती है। ऊपर पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ सिंध का ब्राह्मण राजा था दाहिर, ब्राह्मण राजा दाहिर। और आक्रमण करने वाला आदमी कौन था? अरब, जो सऊदी अरब से आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। याद रह जाएगा ना सीक्वेंस। इधर आया था मोहम्मद बिन कासिम, और इसको कब हराया इसने? 712। तो राउर का युद्ध कहते हैं, राउर या अरोर का युद्ध, ये जगह का नाम है ना। यहाँ देवल का बंदरगाह था, ये कराची से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यही तो कराची पाकिस्तान की राजधानी, सॉरी पाकिस्तान का जो तटीय शहर है कराची, वो यहीं तो है। यहाँ था। इस बंदरगाह पर रावर या अरोर का युद्ध हुआ 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हरा दिया? सिंध का ब्राह्मण राजा दाहिर था, को हरा दिया। ये भारत पर पहला आक्रमण। और अब देखो, मोहम्मद साहब को मरे कितना टाइम हुआ है? थोड़ा सा टाइम हुआ है। जैसे सिर्फ 80 साल हुए, 80 साल में इधर वो यूरोप के दरवाजे तक भी पहुंचे, यहाँ तक भी वो आ गए, ठीक है। तो लिखो, अब लिखना शुरू करो। भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर पर किया।
इस युद्ध में दाहिर मारा गया। इस युद्ध को राउर या अरोर का युद्ध कहते हैं। ये भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण था। राउर या अरोर का युद्ध कहते हैं। ये भारत पर पहला आक्रमण है। देखो, इस आक्रमण का वर्णन कहाँ मिलता है, वो किताब भी बहुत, और उस किताब में एक इतनी शानदार कहानी दी कि आप सुनते रह जाओगे। कौन कौन सी किताब है इन आक्रमणों के वर्णन वाली किताब, कौन सी है? एक तो अल बुलादुरी की किताब है, किताब उल बलदान। अब अरबी किताब है भाई। अल बिलादुरी की किताब का क्या नाम है? किताब उल और दूसरी किताब कौन सी है? सचनामा नाम से किताब है, सचनामा। और ये किताब है फारसी में। पहले अरबी में थी, बाद में फारसी में अनुवादित है। और ये सचनामा इस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना, सचनामा। ये पूरी कहानी बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया। जैसे इस कहानी में क्या बताते हैं, बाद में हिंदी साहित्य के कुछ एक साहित्यकारों ने भी वो कहानी लिखी। देखो, तो सिंध का ब्राह्मण राजा था ना दाहिर। पाकिस्तान वाले सिंध में आज भी हिंदू राजपूत रहते हैं, ध्यान है क्या तुम? हम्म। वो इस निंदा वाले कानूनों में वो पकड़े जाते हैं ना, यहाँ आज भी रहते हैं। और राजस्थान के जो बॉर्डर वाले एरिया है, इनका आज भी इनसे आदान प्रदान चलता है, ध्यान है क्या? हम्म। ये जो ब्राह्मण राजा दाहिर था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, राजा दाहिर मारा गया। इसकी रानी से इसने शादी कर ली। दो बेटियां थी, सूर्या देवी और परमाल देवी। सूर्या देवी और परमाल देवी को ये साथ में ले गया और इसने भिजवा दिया जो बगदाद में खलीफा थे उस समय। ठीक है, बगदाद के इराक में उन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी। खलीफाओं की कई सारी पहले सऊदी अरब में दमिश्क थी, दमिश्क को बदला, फिर करते करते जैसे बगदाद में राजधानी थी। तो सूर्या देवी और परमाल देवी ने दिमाग लगाया। ये कहानी चचनामा में है, कितनी सत्य है कितनी झूठ। जब खलीफा ने उनको जैसे शादी करनी चाहिए, उनसे संबंध बनाने चाहिए, तो उन्होंने कहा हम आपके लायक नहीं है, हमें तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले से ही दूषित कर दिया। तो खलीफा ने ऐसे आदेश दिया कि उसको बैल की खाल में सील के लेके आओ, और इतनी दूर गर्मी में इतनी दूर लेके जाए यहाँ से, ये काम बगदाद है इराक, मोहम्मद बिन कासिम। ये चचनामा की कहानी। बाद में हिंदी साहित्य में भी ऐसी कहानी है सूर्या देवी और परमाल देवी की। सतनामा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला आक्रमण ये हो गया, मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। अब क्या हुआ कि इस्लामिक जगत की सत्ता तुरंत ही अरबों के हाथ से निकल के किसके हाथ में आ गई? ईरानियों के। ईरानियों ने भारत पे, ईरानियों के पास थोड़े समय के लिए, और ईरानियों से वो सत्ता किसने ले ली? तुर्कों ने। तुर्क मतलब जो आज के तुर्की में रहते थे। तुर्की कहाँ है? जैसे ये यूरोप का यहाँ से है प्रवेश द्वार, एकदम यूरोप के किनारे। तुर्की वो देश है, अगर आज भी आप जाके देखो ना, बाकी जगह तो इस्लाम की इतनी लड़ रही है आज कि हमें वाहन चलाने का अधिकार। ठीक है, और तुर्की को आपको ये लगेगा है तो इस्लामिक कंट्री, देख के ये लगेगा कि यूरोप में आ गए। तो यहाँ के जो थे वो मुसलमान, सऊदी अरब वालों से सत्ता ईरानियों के हाथ में आई। ईरानियों से वो किसके हाथों में चली गई? तुर्कों के हाथ में। तो अगला आक्रमण कौन करेगा? तुर्क करेंगे। वो जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे के सारे। समझ गए? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बढ़ो आगे। भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव, कोई ना कोई तो प्रभाव पड़े होंगे ना जब आक्रमण किया है तो। ये हो गया मेंस के लिए तुम्हारा, भारत पर अरब आक्रमण के अरब। पहला तो ये हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया।
ठीक है। भारतीय ज्योतिष से प्रभावित हुए। जो मैंने गुप्त काल में आपको पढ़ाया था ना, ब्रह्मगुप्त की दो किताबें ले गए थे वो। ब्रह्मगुप्त था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, ये दोनों किताब वो ले गए अपने वहाँ। तो भारतीय ज्योतिष का प्रभाव किस पे पड़ा? अरबियों पे प्रभाव पड़ा। ये ज्योतिष को अरबों ने सीखा। ब्रह्मगुप्त की दो किताब ले गए, एक तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और एक खंड खाद्य लिखवाई थी ना। सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाएगा, कोई स्थायी नहीं रहा। जल्दी मोहम्मद बिन लिखो, जल्दी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होने के बाद 200 वर्षों भारत पर इस्लाम का कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है। अंतर है ना, गुप्त काल में लिखी हुई विष्णु शर्मा की है ना, बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कहानियां हैं, एक जंगल ये करता था, वो वाली कहानियां, उनका अनुवाद हुआ। किस नाम से अनुवाद हुआ पंचतंत्र का? कलीला वादिमना के नाम से। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से हुआ? कलीला वादिमना। ये फिल्म्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कलीला वादिमना पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। दिख रहा है क्या? ब्लैक से लिख देते। कलीला वादिम, कलीला वादिम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कोई आक्रमण होगा नहीं। अगला आक्रमण किसका होगा? अगला आक्रमण होगा तुर्कों का। देखो कैसे होगा। बढ़े आगे। कलीला वादिमना, ये पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ। बढ़े आगे। भारत पर तुर्क आक्रमण। का क्या? अरबों के बाद सत्ता आएगी इस्लामिक जगत की किसके हाथ में आएगी? ईरानियों के हाथ में। पहले अरबों के पास सत्ता रही। अरब में तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया ना। फिर ईरानियों के पास सत्ता जाएगी, ईरानी आक्रमण नहीं करेंगे, फिर आएगी सत्ता तुर्कों के हाथ में। तुर्क में कौन करेगा अपने यहाँ आक्रमण? गजनी का यामिनी वंश होगा, है ना। गजनी का यामिनी वंश। और यामिनी वंश के करेंगे आक्रमण सुपुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद में कौन करेगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर 17 आक्रमण करेगा। कब से कब करेगा? 1009 से लेके 1027 के बीच में कितने आक्रमण करेगा? 17 आक्रमण। अब समझते हैं गजनी क्या है। ये महमूद गजनवी करेगा। और पहला वैसे सुबुक्तगीन कर देगा भारत पर। सुबुक्तगीन के बाद इसका बेटा आएगा महमूद गजनवी, वो करेगा। और आज जो गजनी है अफगानिस्तान में, वहां का यामिनी वंश। अब समझेंगे इस समय भारत की क्या दशा थी। देखो, पहले बनाओ। दक्षिण भारत का नहीं बना रहा, क्योंकि दक्षिण भारत इन आक्रमणों में
इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, यहाँ है अफगानिस्तान का गजनी, और गजनी में कौन सा वंश था? यामिनी। और इसी यामिनी वंश के पुख्तगीन ने और इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। इसी ने किए। इसी ने किए भारत पर तो आक्रमण, पहले सुबुक्तगीन ने किया। अब उस समय भारत के शासक कौन कौन थे? अफगानिस्तान पाकिस्तान तो अब बने, ठीक है, ये अंग्रेज थे तब तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, हाँ ना। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में जैसे 3 युद्ध किए, और अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने अलग इसलिए बना के रखा ताकि रूस और फ्रांस के आक्रमणों में इसको बफर स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ है। तो ये गजनी है अफगानिस्तान में, इसके पास में यहाँ था हिंदूशाही राज्य, ये अफगानिस्तान में ही था। और इसका राजा कौन था हिंदूशाही राज्य का? जयपाल, और बाद में उसका बेटा आनंदपाल। पहले जयपाल और बाद में उसका बेटा आ जाएगा। जयपाल क्या करेगा? गजनी को कमजोर समझ के पहले आक्रमण कर देगा गजनी पे, फिर वो इनकी रेल बना देंगे। जयपाल को तो सुसाइड करना पड़ेगा, और आनंदपाल भी हार जाएगा। तो इसके पास में हिंदूशाही राज्य था उस समय। अब एग्जाम में सवाल इस तरीके के पूछते कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, तो एक तो कब कब आक्रमण हुआ उसका, कहाँ कहाँ हुआ, और भारत के शासक कौन कौन थे वो समझा, ठीक है। कश्मीर में कौन थी? कश्मीर में थी रानी दिद्दा, अगर आपने नाम सुना हो तो। उत्कल वंश की थी रानी दिद्दा। इसको नहीं हरा पाएगा दिद्दा को, मौसम की वजह से, कश्मीर का मौसम ऐसा है। रानी दिद्दा थी। कन्नौज में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का। कन्नौज में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। और राजा कौन था? कन्नौज में था राज्यपाल, है ना, शासक था इस समय इसका जब आक्रमण हुआ। तो कन्नौज में थे गुर्जर प्रतिहार, और राजा था राज्यपाल। बंगाल में किसका शासन था इसके समय? मैं पहले पढ़ा चुका, पाल वंश, और राजा था महीपाल। बंगाल में थे पाल वंश का, पाल वंश। और कहाँ बड़ा आक्रमण किया था इसने? देखो, एक हो गया हिंदूशाही राज्य, दो रानी दिद्दा हो गई उत्तल वंश की कश्मीर में, तीन कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार हो गया, राजा हो गया राज्यपाल, चार बंगाल का पाल वंश हो गया। और गुजरात में जो आक्रमण कर रहे थे, गुजरात में कौन थे इस समय शासक? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया, कौन था? चालुक्य या सोलंकी राजा भीम प्रथम। गुजरात में कौन थे? चालुक्य, जिनको सोलंकी भी कहते हैं ना, चालुक्य भीम प्रथम। इसकी डेट पूछते हैं, इस पर कौन कब आक्रमण किया? इस पर किया 1000, 1000, टोटल 17 आक्रमण, 1009 से 17। ये राज्य थे। भीम फरार हो गया जब ये आए सोमनाथ के मंदिर पर। लिखो, अब लिखना शुरू करो। भारत पर तुर्कों द्वारा किए गए प्रथम आक्रमण, भारत पर तुर्कों द्वारा किए गए प्रथम आक्रमण गजनी के यामिनी वंश ने किया था। यामिनी वंश किया था। सुबुक्तगीन, इस वंश का सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन ने हिंदूशाही राज्य पर प्रथम आक्रमण किया।
ये हिंदूशाही राज्य अफगानिस्तान में ही था, है ना। हिंदूशाही राज्य पर प्रथम बार आक्रमण। है? इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने 1009 से 27 के बीच में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अब देखो, लिखना, आगे लिखना। लिखना, अफगानिस्तान के हिंदूशाही अफगानिस्तान के हिंदूशाही हिंदूशाही राज्य के राजा जयपाल ने हार से अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया। जयपाल आत्मदाह कर लिया, साइड कर लिया। बाद में आक्रमण किसने सामना किया? आनंद पाल ने। ठीक है, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे मैप बना लेना। कश्मीर की रानी दिद्दा को वो नहीं हरा पाया, है ना। और दिद्दा कौन से वंश की थी? उत्कल वंश की थी, है ना। उत्कल वंश की दिद्दा को नहीं हरा पाया था, हालांकि मौसम की वजह से नहीं हरा पाया, है ना। फिर बाद में कन्नौज पर आक्रमण किया, बंगाल पर भी किया, हिमाचल में नगरकोट है वहां भी किया। सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण है, लिखो, महमूद गजनवी का सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी। इसने, है ना, सोमनाथ पर आक्रमण किया। राजा था वो भाग गया। भारतीय जनता भक्तिवाद के नशे में डूबी हुई थी, कहा ईश्वर आएंगे हमारी रक्षा करेंगे, और मंदिर के चारों तरफ लेट गए। ठीक है, वो इनको पूरी जनता को 50,000 जनता को चीरता हुआ नाथ मंदिर तक चला गया, मूर्ति खंडित करी, उस मूर्ति को खंडित करके मदीना में। ठीक है, सोमनाथ पर लगातार आक्रमण है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। लास्ट आक्रमण उसने 1027 में पंजाब के जाटों पर किया था, क्योंकि यहाँ से जब वो धन लूट के जा रहा था, पंजाब के जाटों ने उसका धन लूट। ठीक है, लिखो, ये इंपॉर्टेंट, ये सोमनाथ आक्रमण है ना। सोमनाथ मंदिर पर तो लगातार आक्रमण, टेररिस्ट अटैक भी हुआ है, ध्यान है ना, देखा है किसी ने? चलो बढ़ो। वो मूर्ति है, वो चुंबकत्व के प्रभाव में हवा में रहती है, ध्यान है क्या? साथ वाला 1025 को इम्पोर्टेंट। अंतिम आक्रमण आक्रमण 1027 में पंजाब के जाटों के विरुद्ध। अब देखो, अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसके साथ आया था अल बरूनी। और अल बरूनी ने किताब कौन सी लिखी? किताबुल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके दरबारी कौन कौन थे? दरबारी साहित्यकार महमूद गजनवी के दरबारी, एक तो हो गया अल बरूनी। अल बरूनी के बिना मध्यकाल का इतिहास पूरा ही नहीं होता है। अल बरूनी, फिरदौसी और कुतुबी। अब अल बरूनी की ये जो किताब है, इसका क्या नाम है? किताबुल हिंद। किताब उल हिंद। या इसको ऐसे भी लिखे तो नाराज नहीं होगे ना कि ये क्या कर दिया? एक ही बात है ना। ठीक है, इस किताब में वो भारत की वनस्पति
के बारे में, भारत की जियोग्राफी के बारे में, भारत के मौसम के बारे में एक एक बात लिखता है। इसलिए उस समय के भारत को जानने के लिए ये किताबें लिखो। अल बरूनी, इस किताब में अल बरूनी, इस किताब में अल बरूनी तात्कालीन भारत की, तात्कालीन भारत की भौगोलिक, वानस्पतिक, वनस्पति से वानस्पतिक बना ना, भौगोलिक, वानस्पतिक, जलवायुवीय, जलवायुवीय दशाओं और राजनीतिक करते, ये किताब होती है। अब देखो, अब थोड़ा मेंस के लिहाज से ये देख ले, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, तुरंत मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी का आक्रमणों का उद्देश्य केवल धन लूटना था, सोमनाथ पे धन लूटने के लिए किया था, धन लूटना, और दूसरा इस्लाम का प्रचार करना। इसका भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। स्थायी प्रभाव किनका पड़ेगा? मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ साम्राज्य स्थापित कर देगा, वो यहीं रुक जाएगा। ठीक है, लिखो। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य भारत से धन लूटना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। उसके आक्रमणों का भी भारत पर भारत की एक हमेशा से कमजोरी रही है, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ना, उसकी सुरक्षा की कोशिश भारत ने कभी भी नहीं करी। इसके मतलब लगभग 150 साल बाद 1178 में मोहम्मद गोरी पहली बार आक्रमण करेगा, तब भी यही हाल था। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ रहे थे, वो बड़ी आसानी से आके यहाँ गुलाम या ममलूक वंश की नींव रख देगा दिल्ली में। मोहम्मद गोरी आएगा, 1178 में आक्रमण करना शुरू करेगा। फिर मोहम्मद गोरी क्या करेगा? मोहम्मद गोरी के खुद के कोई संतान नहीं होगी, भारतीय साम्राज्य वो किसको सौंप देगा? अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक दिल्ली से अपने साम्राज्य की शुरुआत कर देगा, दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थापना कर। ठीक है, उसके बाद तुर्क शासन की, ठीक है ना।